नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चलिए, इस वक्त खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की बात करेंगे, जहां के सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। जहां जिला जेल में रिफ्लेक्टर कॉलर बैंड की खबर प्रमुखता से चलाई थी। खबर का जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने संज्ञान लिया, तो वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह जिला जेल में पहुंचे और साथ ही औचक निरीक्षण भी किया। बता दें कि जिला अधिकारी ने जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद की सराहना भी की। जिला जेल अधीक्षक ने गौवंशों के लिए काऊ कोट और रिफ्लेक्टर कॉलर बैंड बनवाकर सराहनीय कार्य किया है। इसी के साथ गौवंशों के लिए जेल में ऑर्डर देकर काऊ कोट और रिफ्लेक्टर कॉलर बैंड को ऑर्डर देकर बनवाया जाएगा, जिससे रोड सेफ्टी के तहत दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। आज जो है आकस्मिक निरीक्षण जिला कारागार का और केंद्रीय कारागार दोनों का किया गया है और जिला कारागार में सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, दुरुस्त है और आज इनको सर्टिफिकेट भी मिला है FSSAI से इनके शुद्धता के लिए, इनका खाने के क्वालिटी के लिए। तो इनको मैं जिला जेल के जो अधीक्षक हैं भीमसेन जी को मैं बधाई देता हूं और इन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं कि इन्होंने कोट और रिफ्लेक्टर एनिमल्स के लिए बनाए हैं। इसको मैं पूरे ज़िले में जितने भी हमारे गौवंश हैं जो कि हमारे गो आश्रय स्थल में हैं उनके लिए रिफ्लेक्टर और ऐसे भी जो छुट्टा जानवर है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि रिफ्लेक्टर इन्होंने कहा कि मैंने बनवा के प्रोवाइड करा दूंगा, तो रिफ्लेक्टर को हम लोग पूरे जनपद में लागू करेंगे और ये बहुत अच्छा है कि इससे एक्सीडेंट से बचत होती है, गौवंश का आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। और दूसरी बात कि ठंड में जो इन्होंने काऊ कोट बनाया है, जो कंबल थे या बाकी चीज़ों से, वो बहुत ही अच्छा है। ठंड में हमारे जानवरों की बचत भी होगी। सर, कितने लोग हैं काऊ कोट बनाने वाले बंदी और कितने बन गए हैं? काऊ कोट जैसा भी बताया इन्होंने कि 700-800 बन चुके हैं और मैंने इनको कहा है कि कल मंडे तक इनको डिमांड मिल जाएगी और मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार कोट की आवश्यकता होगी, वो ये बना देंगे और हम लोग उसको सभी को उपलब्ध करा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से धन परिवर्तन की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, यहां पर एक विधवा महिला को जिहादी ने धर्म परिवर्तन कराया है। बता दें, मुजफ्फरनगर में जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता का हिस्सा मोहम्मद वसीम ने विधवा हिंदू महिला को मदद करने का झांसा देकर महिला का धर्म परिवर्तन कराया है। इसी के साथ उसका नाम कोमल से आयशा बता दिया और मासूम दोनों नाबालिग बच्चों को भी मुसलमान बनाकर कलमा पढ़वाया है। दरअसल पीड़ित दलित महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। 8 वर्ष पहले महिला के पति कमल सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके 2 बच्चे हैं। महिला उनका पालन पोषण के लिए लगातार संघर्ष भी कर रही थी। इसी बीच उसका संपर्क वसीम नाम के जिहादी से हुआ। वसीम ने उसकी मदद करने का झांसा देकर उसे अपने चंगुल से फंसा लिया और महिला ने आरोप लगाया है कि उसने पहले तो उसकी संपत्ति, मकान बिकवाया, फिर उसके बाद महिला ने बताया है कि फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और नमाज और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर भी किया गया। इसी के साथ उसने बताया है कि ऐसा न करने पर लगातार उसके वो परिवार के द्वारा मारपीट की जाने की भी घटना सामने आई है। 8 वर्षों तक इस मामले को झेलते रही, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया जब वो हमें छोड़कर कहीं फरार हो गया और मेरे पास जितनी संपत्ति थी उसने झांसा देकर सब बिकवा दी, ऐसा महिला का कहना है। उसने आरोप लगाते हुए ये बातें कही है और जान से मारने की धमकी भी देकर फरार है। महिला के द्वारा पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। पहले कुमकुमता, अब आलिया है। पहले कुमकुमता, अब आलिया है। आलिया, क्या पूरा मामला? अपनी मम्मी के साथ पहुंचे आप यहाँ? मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद जबरदस्ती मारपीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मारपीट करते थे। मैं बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे। मेरी मम्मी सभी काम कराते थे, अपने घर वालों का सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत बोलते थे, तुम तो चमार हो, तुम तो ये हो, वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। जी, मेरा नाम कोमल है और मुझे हिंदू से मुसलमान बनाया वसीम ने। पुरकाजी का रहने वाला है, काजान मेले का, और मेरे बच्चों को भी मुसलमान बनाया। मुझे डराया धमकाया, मुझे शादी का झांसा देता रहा।
कि मैं तेरे से शादी करूँगा। और जो मेरी संपत्ति थी सब बिकवा दी। मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था कि मैं इन्हें मार दूंगा या तो इसे बेच। मुझसे शादी नहीं की, कुछ नहीं करा मेरे साथ, मतलब मुझे टॉर्चर करता था, मेरे साथ गंदे संबंध बनाता था। मुझे बहुत टॉर्चर करेगा उसने, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। इतना ही कहना चाहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए इस इंसान से, वसीम से। तो क्या आपसे नमाज और ये जी, नमाज कलमा सब पढ़ाता था, टॉर्चर करता था। जो 2 बच्चे हैं इनके क्या नाम रखे गए? इनके नाम आलिया रखा गया है और बेटे का नाम बिलाल। पहले क्या नाम? बेटी का नाम कुमकुम था और बेटे का नाम आर्यन था। मुझे इंसाफ चाहिए। तो क्या बच्चों को भी नमाज या कलमा पढ़वाया? जी, कलमा पढ़वाया, नमाज पढ़वाई। मुझे शादी का झांसा देता रहा, मुझसे शादी नहीं करी। मेरा घर जमीन सब बिकवा दी उसने, सब छीन के ले गया, मुझसे खाली छोड़ गया एक रास्ते में। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। अच्छा, पुलिस से आप मिले हैं, अभी क्या मिला? अभी कानून कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। अब वे मुझे ले जा रही है वहाँ पे पुरकाजी, तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ दिलवाना चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवा दो। के साथ-साथ क्या उसका परिवार भी इसमें? जी, सब शामिल है, उनका परिवार, घर के बच्चे, उनके बीवी बच्चे हैं उनके, वे भी शामिल है। उनके घर के भाई भतीजे सब शामिल है उनमें। मुझे उन सब से खतरा है, मेरे बच्चों को मुझे मारने की धमकी देते हैं। मुझे उनसे सबसे इंसाफ चाहिए। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां की विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हरदोई पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई, उपचुनाव में करारी पराजय की, और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है, और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, मतलब उन्हीं सपाहियों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, वो सैफई की ओर रवाना हो चुकी है। धन्यवाद। शिवपाल यादव ने कहा है कि संभल में जो घटना हुई है, अब बाकी अब सैफई जा रही, वहाँ जाके साइकिल। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के कारण हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीते हैं 2027 में तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से, और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, और सपा को समाप्तवादी पार्टी जनता बनाएगी। धन्यवाद। मस्जिदों का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से खतरा है। आप सब वरिष्ठ जिम्मेदार पत्रकार सवाल से ऐसा लगता है, लेकिन अगर कोई आप मुकदमा स्वयं न्यायालय पे लेके जाओगे और न्यायालय कोई आदेश देगा और हमारी सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगी क्या? अगर कोई कमीशन नियुक्त होता है तो वो गया है जांच करने के लिए। मैं यह देख रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पराजय के घाव को भरने का कोई रास्ता नहीं पा रहे, इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। यूपी के संभल में न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची, जहां जांच का काम शुरू हुआ और 2 महीने में टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि 24 नवंबर को संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए बनी जांच आयोग की टीम संभल पहुंच गई है और आयोग अपना काम शुरू कर दी है। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है, जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डोकरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ जिस स्थल पर वो विजिट करेंगे वहाँ पे भी फोर्सेज पहले से भी तैनात हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी है। और उसके बाद अगला प्रोसीजर वो अपना स्वयं तय करेंगे कि इसके बाद वो जिस तरीके से उनके निर्देश होंगे उनके अनुरूप का काम होगा। ये जांच आयोग को तय करना है।
जांच आयोग जो भी कहेंगे उसके अनुरूप हम व्यवस्थाएं कर देंगे। जो अगर वो किसी से बात करना चाहेंगे तो उनके हिसाब से होगा। हालांकि जनरली यही होता है कि वो इसके लिए एक नोटिस होती है, अभी नोटिस जारी नहीं हुई है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि जांच आयोग किस तरीके से जो निर्देश करेगा, जांच आयोग के निर्देश का पालन करना है और उसके अनुरूप हमने व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, जो लोग जो वहाँ की स्थिति है संभल की एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर निगरानी की जा रही है लगातार, जो चौकसी बरती जा रही है कि किसी तरीके का अब वहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग न किया जा सके। हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों के सहयोग से जितनी जल्दी वहाँ का, क्योंकि स्थिति एकदम सामान्य हो जाए हमेशा की तरह, और फिर उसके बाद एक सहज तरीके से जो विजिट करना चाहता है, हम उसके बाद किसी के लिए कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी विजिट करना चाहे वहाँ विजिट कर सकता है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां की कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न की गई, जहां बड़ा अभियान चलाकर 70+ के बुजुर्गों का गांव में कैंप के माध्यम से 100% गोल्डन कार्ड बनवाया जाएगा। इसके साथ ही बाहरी दवाइयां ना लिखे, इसके लिए चिकित्सक को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया कि धान खरीद में बिचौलिया संलिप्त ना रहे, अन्यथा संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो सकती है। विस्तृत चर्चा हुई है। चंदौली जिला हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बॉर्डर का जिला है। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, उनको जांचने पर रखने के लिए आज हम सब चंदौली जनपद के प्रवास पर हैं। हमने कई विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। हमारे साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी थे। हर स्थिति में हम चंदौली जनपद को नंबर 1 पर लाने के लिए काम करेंगे और सारी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक पूरा करते हुए जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का काम। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर में पुलिस की बड़ी पहल देखने को मिली, जहां पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर में पुलिस ने कराई है। बता दें कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। युवक की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी। बीते दिनों दोनों घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बरामद दोनों को सकुशल बरामद कर लिया है, जिस पर युवक युवती ने दोनों के बालिग होने का दावा किया। इस पर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी दी। वहीं मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर में बांग्लादेश में इस्कॉन के भक्त और सनातनी हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ साधु संतों की बैठक और भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां वृंदावन के कई प्रमुख संतों ने यहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति हिंसा, उत्पीड़न और अन्य सनातन विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सनातन यानी कि हिंदुओं के जगाने के लिए प्रयास शुरू करने की बात कही और संबोधन में भी बोले कि जिस तरह से बांग्लादेश में आज वहां की नई सरकार हिंदुओं का शोषण और उनकी बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रही है, वो बर्दाश्त के बाहर है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, जो बांग्लादेश के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कृष्णदास प्रभु जी के साथ जिस तरह से अत्याचार चिन्मयदास जी के साथ किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और निंदा के साथ साथ हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, यहाँ अच्छे पात्र इस्कॉन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार तत्काल एक्शन ले और बांग्लादेश को तत्काल मुंह तोड़ जवाब नहीं, पहले मुंह तोड़े फिर उसके बाद जवाब दे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है सनातन के प्रति। जिस तरह से नाना प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे चाहे वहाँ हमारे बौद्ध लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग हों, जितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम उन सबके साथ भारत का सनातनी सब खड़ा हुआ है और हम ऐसे कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ वहाँ की सरकार से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जारी करे, जिससे जो है उनको तत्काल प्रभाव से जिनके साथ जो अत्याचार किया गया है उनके साथ न्याय हो सके, हम ऐसी मांग करते हैं। साधु संतों की बैठक हो रही है, संकीर्तन के क्या निर्णय ले जा रहे हैं? देखिए हम ईश्वर से आस्थावादी लोग हैं, हम सदैव सनातनी लोग आस्था पर विश्वास करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहते। आज हमने संकीर्तन के माध्यम से सच्चे पात्र संस्थान के माध्यम से विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से जो घटना बांग्लादेश में हुई है, शांति रहे, ईश्वर सभी को शांति की हमने कल्पना करी है, प्रकृति से लेकर सबके लिए हमने शांति की कल्पना की है, लेकिन सनातनी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है
वो कतई बर्दाश्त नहीं है। आज का जो हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है और वृंदावन के पूज्य संतों को हमने अपने मंदिर में उनके विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया है। आज इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो अपने धर्म को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर कैसे बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ के जमाती लोग हैं वो उतना अत्याचार कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि हमारे मंदिर के विग्रहों को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को कैसे ना अमर्यादित तरीके से उनका अपमान किया गया। तो ये पूरा विषय जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सनातनी हिंदू आस्था वाले के विरुद्ध में है और उस विरोध, उनका जो विरोध है उसके विरोध में आज हमने हरिनाम संकीर्तन और छोटी सी संतों की गोष्ठी रखी है। कहाँ के संत और कितने लोग, कितने भक्त यहाँ किस देश से, कहाँ से? हमने वृंदावन से प्रमुख संतों को यहाँ निवेदन किया था जो उपस्थित हुए हैं, और आज के कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, नोएडा और दिल्ली से भक्त लोग उपस्थित हुए हैं ताकि वो इस विषय को गंभीरता को समझ सकें और अपने स्तर पर हमारे हिंदू सनातनी जो बांग्लादेश के भक्त हैं उनके सपोर्ट के लिए जो वो कर सके वो करेंगे। अगर महाराज जी जिस तरीके से सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति बनेगी? हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे और मेरा विश्वास है सरकार मानेगी ही। सरकार से लगातार बात हो रही है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मोदी जी खुद इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी मतावली हैं वो सब एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, मुझे ये असंभव लगता है। वो हमारे पक्ष में आएंगे ही और जोरदार हमारी बात को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे। वो देखिए, इस समय पूरा विश्व शांत बैठा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है और वो भी भक्ति करने वाले वो साधु संत जिन्होंने पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने खाली भक्ति और प्रेम ही तो सिखाया। उन लोगों पे जो इस तरह से हमला हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार पे पूरी आशा है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और विपक्ष को देखिए शांत बैठा हुआ है। विपक्ष यही चाहता है कि हिंदू बढ़ जाए, जातिवादी में बढ़ जाए और हिंदुओं पे हमला हो, हिंदुओं के मठ मंदिर टूटे। ये विपक्ष देख रहा है। विपक्ष को बोलना चाहिए, विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है। विपक्ष की मंशा ये थी। मैं इस समय देखिए, हमें अक्षयपात में आए हैं। अक्षयपात के सारे साधु संत समाज, सारे ब्रजवासी, पूरा विश्व का हिंदू अब एक होना चाहिए। अगर विश्व का हिंदू एक होगा तो हिंदू बचेगा। और हिंदुओं ने एक ही काम तो किया है, जिस राष्ट्र में गया है उसी राष्ट्र की तरक्की की है। हिंदू शांति की बातें करना चाहता है, हिंदू तरक्की की बात करना चाहता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको क्या कारण मानते हैं? बांग्लादेश पे जो हिंदू के साथ हो रहा है उस पर क्या वजह मानते हैं? जिस तरह से वहाँ की देखिए, राजनीतिक जो हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये पाकिस्तान ने जो किया है, बांग्लादेश को अभी तक देने वाला सबसे ज़्यादा उसका अगर साथी था तो भारत था। भारत ने बांग्लादेश का कितना साथ दिया है आप भी देखिए। आज भी सारी चीज़ें बांग्लादेश, भारत से बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद में बांग्लादेश या तो चीन से या पाकिस्तान से क्या मिली भगत हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश जो नई सरकार आई है जो इस तरह से करी है, उन्होंने उसके प्रधानमंत्री से क्या किया, उनको भी किया, क्योंकि वो भारत से प्रेम करते हैं और भारत से जो प्रेम करेगा वो उसके संग इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। मुझे फिर बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी को, अमित शाह को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पूरे विश्व को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश पे ये जो हमारे हिंदुओं पे हो रहा है ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा सब लोग, मैं कह रहा अमेरिका शांत बैठा हुआ है, बताइए, है रूस, पाकिस्तान, चीन, सबको एक साथ आना चाहिए और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हिंदू अगर अपने पे आ गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग सब दे लेंगे। बांग्लादेश पे हम लोग हिंदुओं पे, कहीं भी पूरे विश्व में हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होने। उत्तर प्रदेश चंदौली में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों से 1 क्विंटल 3 किलो 119 ग्राम चांदी की सिल्ली पकड़ी है। इसके साथ ही 3 ट्रॉली बैग और 3 पिट्ठू बैग में चांदी सिल्ली के साथ बरामद हुआ। 3,75,000 कैश भी मिला। बता दें, तीनों तस्कर वाराणसी से चांदी और कैश पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। पकड़े गए तीनों लोग 24 परगना पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। आज प्रभारी निरीक्षक जीआरपी डीडीयू सुनील कुमार सिंह, उनकी टीम और आरपीएफ के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1/2 पे चेकिंग की जा रही थी। शौचालय के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए
जिन्हें रोक करके उनके सामानों को चेक किया जा रहा था, तो सामान काफ़ी वजनी होने के नाते उनको खोलकर जब देखा गया तो उसमें चांदी की सिल्लियाँ थीं। कितनी चांदी की सिल्लियाँ थी और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? इनके जो ट्रॉली बैग थी और जो बैग थे उसमें से कुल 1 कुंटल 3 केजी 119 ग्राम चांदी की सिल्लियाँ बरामद हुई हैं और इनके बैग से 3,75,000 रुपया कैश भी मिला है। तो क्या ये इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था? हाँ, इसको ले जाने और अपने पास रखने का कोई भी कागजात इनके द्वारा नहीं दिखाया जा सका। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल थाना गन्नौर क्षेत्र के मोहल्ले के लोगों ने मौके पर मौलाना साजिद और उसके भाई बाल उपचारी मुजमिल के साथ नाबालिग लड़की आयु करीब 13 वर्ष है, जिसको मस्जिद में लड़की के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में लड़की की माता ने एक लिखित सूचना थाने पर दी है कि मेरी लड़की को अभियुक्त मौलाना साजिद के भाई ने बहला फुसलाकर मस्जिद में बुलाकर बलात्कार करने का प्रयास किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये थाना गुन्नौर की में एक ढलान वाली मस्जिद नाम की जगह पर एक महिला ने कल आके तहरीर दी कि उनकी बच्ची जो कि 13 वर्षीय है उसको ढलान वाली मस्जिद में बंद करके 3 घंटे रखा गया। जब उसके घर वालों ने उस बच्ची को ढूंढा तो जो मौलवी साजिद हैं और उसके भाई जो कि नाबालिग हैं, इन दोनों द्वारा उस बच्ची को मस्जिद में बंद किया गया था और उसके बाद में परिवार वालों ने उसको ढूंढने पर वो नहीं मिली। तो इधर उधर गुल में जब रोष व्याप्त हुआ, पुलिस ने जब उसको सर्च किया तो और गांव के गुन्नौर के लोगों के साथ में तो वो मस्जिद से बच्ची रिकवर हुई। बच्ची को उसके परिवारजनों को दे दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट एवं अन्य रिलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौलाना साजिद एवं उनके जो भाई हैं जिन्होंने जो है इस तरह का संगीन कृत्य कारित किया है, उसके आधार पर उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये बंधक बनाने का मामला है या बताइए, और पहले भी कुछ क्या आरोपी का बैकग्राउंड रहा है? इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सर, ये दुष्कर्म का मामला है या बंधक ही बनाया गया बच्ची? ये बच्ची द्वारा बताया गया कि जिस इंटेंशन के साथ में उसको रखा गया था वो उन्होंने रेप करने का जो है प्रयास किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूट घटना को अंजाम दिया तो बदमाशों ने 4 बजे भोर में ही, बता दें आपको 4 बजे सुबह में ही इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं दोनों बदमाशों ने पंप मैनेजर को पिस्टल सटाकर रुपए लूट लिए। वहीं मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी पहुंचे और रात्रि में गश्त की कमी के चलते घटनाएं भी हो रही हैं और लालगंज के बस्तरा मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आज लगभग सुबह में 4 बजे के आसपास एक ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप है थाना लालगंज क्षेत्र में, जहां से हम लोगों को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जिनके हाथ में अवैध तमंचा था वो लोग पेट्रोल पंप के अंदर घुसे हैं और जो भी कैश इनके काउंटर पे रखा हुआ था उसको लेके वो फरार हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए हैं और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हम लोग को फुटेज मिली है और इनका जो इन्होंने रूट लिया है यहाँ पर आने का और वापस जाने का, वो रूट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्दी ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाए। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में रात के अंधेरे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में पीछे से कुंबल लगाकर लाखों रुपए के 50 मोबाइल और नकदी चुरा लिए। सुबह दुकानदार के आने पर घटना का पता लगा। उधर दुकानदार ने पुलिस को सूचना देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें आपको, दरअसल ये जो पूरा मामला है वो थाना रेहड़ के बादीगढ़ का है। दुकानदार ने जिसकी सूचना पुलिस को दी, उधर पुलिस ने टीम गठित कर जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। आज दिनांक 1/2024 को बादी श्री मेराज आलम द्वारा थाना रेहड़ पर आकर सूचना दी कि उसकी बादीगढ़ स्थित मोबाइल की दुकान पर रात्रि में पीछे से दीवार काटकर लगभग 50 मोबाइल और 16,000 रुपये नकद चोरी होने की बात कही है। इस सूचना पर तत्काल थाना रेहड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है।
शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाए। वहीं गोंडा में 10 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जहां पर नवाबगंज यानी कि गोंडा पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलें बरामद की है। बरामद सभी मोटरसाइकिलें अयोध्या, बस्ती और गोंडा के आसपास के क्षेत्रों से चोरी की गई थी, जहां गैंग अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे व निशानदेही से चोरी के करीब 10 मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद किया गया है, जिनको इन चोरों द्वारा जनपद अयोध्या तथा जनपद गोंडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किया गया था, जिसके आधार पर कुल 4 मुकदमों का सफल अनावरण किया गया है। शेष इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर थाना निवाड़ी क्षेत्र के डीजे डेंटल कॉलेज में एक बार फिर छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। इससे पहले भी इसी डेंटल कॉलेज में कुछ साल पहले भी छात्रा द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिसकी गुत्थी पुलिस द्वारा कुल सुलझी हुई और अनसुलझी हुई लग रही है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। घटना की जानकारी होने पर निवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आला अधिकारियों सहित पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा। कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या और सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। आगे की जाँच जारी है। ये डीजे डेंटल कॉलेज है यहाँ पे निवाड़ी थाना क्षेत्र में। वहाँ से थाना निवाड़ी को सूचना दी गई कि महिला हॉस्टल जिनका है उसमें एक कमरे में छात्रा ने फंदा लगा करके आत्महत्या की है। इस सूचना पर मौके पे थाना निवाड़ी की टीम आई, मैं आया तथा फील्ड यूनिट को ही बुलवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जिससे जो मृतका है इनकी पहचान रेणुका यादव पुत्री रामेश्वर जो रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाली हैं इनके रूप में हुई है। और प्रथम दृष्टया मौके के निरीक्षण से आत्महत्या प्रतीत हो रही है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा है और अपनी आत्महत्या के लिए अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। इसमें सभी तथ्य जो प्राप्त हुए उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सूचना के बाद कॉलेज का स्टाफ था, उसके द्वारा ही दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको तोड़ा गया, तो जो चीजें वो प्रकाश में। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ के पास ग्राम कल्याणपुरा में राजा साहब ग्रुप वेयर हाउस है। उसके सामने वेयर हाउस तक आने जाने वाले रास्ते के ऊपर से 11 कीवी के विद्युत लाइन विद्युत विभाग ने विद्युत खंभे की मानक ऊंचाई से विद्युत लाइन लगभग 5 से 6 फीट नीचे डाल दी गई है। विद्युत ऑफिस नरसिंहगढ़ की शिकायत मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन में दिनांक 22 मई 2024 को कर दी गई थी, पर आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई विद्युत विभाग द्वारा नहीं की गई। बता दें कि अगर समय रहते हैं विद्युत लाइन को ऊंचा नहीं किया गया है तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है, तो समय रहते इसे सुधारने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पिथमपुर में अपने आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में पहचान रखने वाले धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन की बहनों द्वारा शक्ति वाहिनी का शक्ति संचलन आयोजित किया गया। अखाड़ा प्रति वर्ष खंड स्तर से लेकर प्रांत तक बहनों के शक्ति संचलन आयोजित करता है। इसी क्रम में आज महू गांव खंड के अखाड़े की शक्ति वाहिनी बहनों द्वारा शक्ति वाहिनी की शक्ति संचलन आयोजित किया गया है। बता दें आपको, वर्तमान समय को देखते हुए वाहनों की जिहादियों से सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन वर्षों से कार्य कर रहा है और इसी उद्देश्य और भाव को लेकर राष्ट्रस्य स्व नारी आस्ति शक्ति संचलन का ये आयोजन किया गया। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा वनों के सुधार और विस्तार के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। बता दें कि वन समिति सभापति सीधी ने 2 माह पहले डीएफओ सीधी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मझौली वन जी इसमें वीरा लगा हुआ था। हाँ। इसके बाद दूसरा मुंशी चेंज हुए, हाँ। तो कटवा दिए पूरा? हाँ पूरा। कब कटवाए हैं? ये 3 साल लगभग हो गए। जी सर, अभी बताए थे कि हम ही लोग काटे हैं, कटवाए थे। हाँ। क्या मतलब? आप ही लोग? हम ही लोग काटे ना, मतलब बोले कि सबला साफ करवाना है इसको, तो दूसरा कुछ लगवाना है तो काट लिए।
अच्छा। अच्छा, कब कटवाए थे? कितने साल की बात हो गई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गई, तब से अभी तक कुछ नहीं लगा? फिर कुछ नहीं लगा। तो ये दिन में कटवाए थे, रात में कटवाते थे? दिन में कटवाए थे। दिन में। अभी कटवा के कहाँ लोड करवा के ले गए हैं? कटवा के सब अपने अपने घर लेके चले गए। बोला इसको साफ करना है, अपने से साफ करवाया। अच्छा। आज हम खड़े हैं मझौली ब्लॉक के वन परिक्षेत्र मझौली के अंतर्गत रुपई डोल, जिसमें आज इसमें वन विभाग के द्वारा लगभग 30 हेक्टेयर पे बांस लगे हुए थे, जिसमें पूरी तरह से साफ करके इसको छुपा दिया गया, इसको हटा दिया गया है। और इतनी घोर लापरवाही वन विभाग की कि पूरा जंगल से जंगल साफ करके और इसको छुपा दिया गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे आइए उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज यादव जी, ये 30 हेक्टेयर में जो बांस लगे थे, यहाँ पे टुंडी दिख रही है, यहाँ पे अब एक भी बांस नहीं दिख रहा है, तो क्या जंगल विभाग द्वारा कटवाया गया है? हाँ, जंगल विभाग द्वारा कटवाया गया, मुंशी जी के द्वारा कटवाया गया। बोले कि इसमें दूसरा प्लांटेशन करना है तो इसको निकालना है। उस समय हम अध्यक्ष थे, बोले भी कि सर पूरा बांस इनको नहीं देना है ग्रामीणों को, कुछ समिति में भी रखना है 70% और 30% के रेशियो से, तो कुछ नहीं किए मुंशी जी। सब ले जाओ, काटो ले जाओ। ये कितने साल पहले ये पूरा साफ करवाया गया है? आज 3-4 साल पहले। अभी पूरी ठुंडी दिख रही है। हाँ, तो ये पूरा अभी नहीं सड़क खत्म हुआ, इसलिए अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो इसके बांस के कटने की जांच में कोई आया था क्या? अभी आए थे, रेंजर साहब आए थे, एसडीओ आए थे। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में कर्नाटक रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष दीपक गुडगन्नट्टी के नेतृत्व में शहर के पर्यटक मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई और पदाधिकारियों का चुनाव करते हुए बसवराज मगदुम को युवा इकाई का तहसील अध्यक्ष तो चंद्रकांत हुक्केरी मानद अध्यक्ष के रूप में और संतोष पुजारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सैकड़ों कन्नड़ विचारधारा वाले कार्यकर्ता संगठन में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हमेशा कन्नड़ भाषा, जमीन और पानी के लिए लड़ना चाहिए। अगर कहीं भी अन्याय होता है तो हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। हमें हर गांव में संगठन की शाखाएं खोलनी चाहिए। हमें देश के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल के लिए सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद।